आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 7, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कमल निरूपमा की मित्र है। फर्स्ट आर्ट तक दोनों साथ थी। नीरू ने छोड़ दिया। वो बीए में है। पिता ब्राह्मण है। उसके भी विचार वैसे ही। बहुत अच्छा गाती है। मिलने आई है। नमस्कार, कमरे में बैठते ही हाथ जोड़कर कहा। नीरू बैठी थी, उठकर खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर वैसे ही नमस्कार किया। चेहरा उतरा हुआ। संभलने की कोशिश की, पर बहुत कुछ न संभली। बैठने के लिए कुर्सी ठीक कर दी। आओ बैठो, कहकर मुस्कुराई। चिंता की रेखाएं फिर भी खुली रह गई। कमल संयत होकर बैठ गई। भाई, इस समय बैठने की इच्छा नहीं। तैयार हो लो, कुछ टहल आए। कमल के स्वर से स्नेह की प्रसन्नता नीरू में जगने लगी। उसे बैठे बैठे अच्छा न लग रहा था। ग्रीन रूम की अभिनेत्री की तरह अलस बैठी रही, जिसका पार्ट देर में आने वाला है और जिसमें उसे अभिरुचि नहीं। उठकर हाथ मुंह धोकर साड़ी बदलने गई। कमल स्वभाव से चतुर है। उसका अंदाजा ठीक लड़े गलत वो लड़ाती है। नीरू सुंदरी है, इसलिए उसके पास प्रेम पत्रों की कमी न होगी, उसने सोचा। इसका आधार था। नीरू को प्रेम पत्र के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा था। राजनीति शास्त्र के लेक्चरर डॉक्टर भड़क्कड़ नीरू के बगल वाले मकान में रहते हैं। नए नए विलायत से आए हैं। उन्हें प्रेम के पवित्र संबंध में किसी प्रकार की रुकावट मनुष्योचित नहीं मालूम देती। प्रेम पाप नहीं। उन्होंने नीरू को देखकर कॉलेज की छात्रा के ज्ञान से बढ़ी हुई मानकर एक चिट्ठी लिखी, जिसमें अपनी सम्मति और विवाह की इच्छा प्रकट की। प्रेम के लच्छेदार शब्दों से पत्र सज्जित था। पढ़कर उत्तर लिखने का ढंग नीरू की समझ में नहीं आया। उसने पत्र मामा के हाथ रखा। मामा ने नीरू का कॉलेज जाना बंद कर दिया। कमल के लिए कम मजाक न था। वो नीरू की सरलता दिव्यता पर तुष्ट थी, पर वो ये नहीं समझी कि मामा ने भड़क्कड़ के पत्र में नीरू के प्रति व्यक्त हुए उस प्रेम की अपेक्षा नीरू की जमींदारी पर पड़ी उसकी दृष्टि को ज्यादा साफ देखा था। साथ साथ ये भी सोचा था कि जो भक्ति मामा के प्रति उसकी है, उसकी रक्षा मामा के लिए पहले आवश्यक है। कमल उठकर टेबल के ड्रायर खोलने लगी। बंद कर सिरहाने के तकिए का तला देखा। अंदाज ठीक लड़ा। एक पत्र पड़ा था, निकालकर पढ़ने लगी। नाम और पता देखकर मुस्कुराकर उसी तरह रख दिया और भले मानस की तरह कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। नीरू तैयार होकर आई। कहाँ चल रहा है? मुस्कुराकर पूछा। कहीं नहीं, गोमती साइड तक टहल आए। पर लौटकर गाना गाना होगा। हाँ हाँ, समय बड़ा अच्छा है, कहकर कमल हंसी। नीरू सरल दृष्टि से देखती रही। आईने में एक बार चेहरा देखकर कमल निरूपमा को लेकर बाहर निकली। देर तक कोई बातचीत नहीं हुई। सीधी निगाह रास्ता देखते हुए दोनों गोमती की तरफ चली। कैसरबाग पार हो गया। लोगों की भीड़ घट गई। इक्के दुक्के रह गए, कभी कभी आते हुए। आजकल तुम्हारे रोमांस का क्या हाल है? खुली हुई कमल ने पूछा। कैसा रोमांस? नीरू ने लजाकर मुस्कुराकर पूछा। वही भड़क्कड़ वाला। भाई, तुम्हें हमसे ज्यादा आजादी है। हमें बहुत वक्त नहीं, अक्सर घर वालों की मर्जी पर रहना पड़ता है। अच्छा, तो इधर कोई मर्जी वाला रोमांस हो तो बतलाओ। निरूपमा मुस्कुराकर कमल को देखने लगी। इसी तरह मुस्कुराती रहो, यही मैं चाहती हूं। निरूपमा को मर्म तक गुदगुदाकर उभाड़ने के लिए कमल ने कहा। अगर कोई प्रसंग चल रहा है तो उससे तुम सुखी हो, इसके ये मानी है।
यानी केवल तुम्हारे घर वालों की मर्जी नहीं। कमल की यानी से निरुपमा को हंसी आ गई। मजाक में बनाकर पूछा, अर्थात? और तेज होकर कमल बोली, अर्थात उनसे तुम्हारे मामा नहीं शादी कर रहे। निरुपमा समझकर चुप हो गई। कमल ने बनावटी क्रोध से कहा, देखो, विवाह मजाक नहीं, एक जिंदगी भर का उत्तरदायित्व है। बिना समझे, बिना मन मिले। सोचती हुई बोली, तुम मेरी सखी हो, मुझसे छिपाना ठीक नहीं। मैं तुम्हारा उपकार कर सकती हूं। कहकर उत्तर की प्रत्याशा में कृत्रिम गंभीर हो गई। वो निरुपमा से उसके प्रेम और विवाह की कथा सुनकर सुखी होना चाहती थी, और दुख में साथ देना एक सच्ची सखी की तरह है। नीरू को कष्ट होने लगा। वो विवाह मनोनुकूल नहीं, फिर भी वो कह नहीं सकती। कुमार वाला प्रसंग, जिसका सत्य की प्रीत से आगमन हुआ था, वो किसी तरह नहीं कह सकती। समझ रही है, खुलकर अपने गौरव, प्रतिष्ठा और मर्यादा से छाह में आने वाले भरे घड़े की तरह सूर्य के बिंब से रहित हो जाएगी। रुख न मिलाती हुई संयत होकर बोली, भाई, हम लोगों की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, पर प्राणों की होती है। कमल का मजाक वाला भाव बदल गया। निरुपमा कुछ विचलित हुई, पर संभल गई। कमल कहती गई, तुम्हारी संस्कृति की छाप तुम पर गहरी होती जा रही है, और इसलिए अपने यहाँ की पर्दा प्रथा वाली देवियों को, जैसे तुम इस प्रसंग को पर्दे में रखना चाहती हो, पर ये अगर प्राणों पर पड़ता हुआ पर्दा है तो निश्चय ये सदा के लिए पड़ा ही रह जाएगा। हाँ, ये तो है। निरुपमा लजाकर बोली, यानी? यानी और क्या, तुम ठीक कहती हो। बदल गई। निरु, कमल स्नेह के आवेश में आ गई, मैंने बाबा से बहुत तरह की बातें तुम्हारे और तुम्हारे मामा के संबंध में सुनी हैं, पर तुमसे नहीं कहीं। निरुपमा जीती, हृदय को दबाकर संभली हुई सखी के हृदय को खोल दिया। स्नेह से हाथ पकड़कर कहा, तो तुमने मुझसे छिपाया, ये स्नेह व्यवहार न था। हो ना हो, पर आज इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई थी। यामिनी बाबू से तुम्हारा विवाह हो रहा है, ये लखनऊ भर के बंगाली जानते हैं। मैंने एक चिट्ठी उनके तुम्हारे तकिए के नीचे देखी है, पढ़ी भी है। इसीलिए जानना चाहती थी कि ये विवाह तुम कर रही हो या तुम्हारे मामा कर रहे हैं। इसीलिए मैं नहीं कह पा रही थी, भगवान ने पुनरुक्ति से बचा लिया। मेरे कहने से पहले सब कुछ तुम मालूम ही कर चुकी हो। मेरा जो कहना है वो मैं कह चुकी हूं, और तुम जानती हो, क्लास की लड़कियों के नाटक में प्रेम की बातें सुनकर मैं हंसती थी। भड़क्कड़ साहब को क्या सूझा, बैठे बिठाए मेरा पढ़ना बंद कर दिया। कमल खुलकर हंसी, उसे तो तुम अपना मनोभाव लिखकर भले आदमी की तरह उत्तर दे सकती थी, मामा को पत्र दिखाने की क्या बात थी। अब क्या बताऊं, मेरी गलती, उत्तर ना भी देती। निरुपमा शून्य दृष्टि से कुछ देर तक रेजिडेंसी की ओर देखती रही, फिर कहा, अच्छा, कौन सी बातें तुमने अपने बाबा से सुनी है? तुम्हारे मामा पर बाबा विश्वास नहीं करते। उनका ख्याल है तुम्हारी जमींदारी पर तुम्हारे मामा की मामूली निगाह नहीं। पर मामा मेरी जमींदारी ले तो सकते नहीं। जमींदारी की आमदनी तो ले सकते हैं। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारी जमींदारी की कितनी आय है, और तुम्हारे बाबा के देहांत के बाद अब तक कितना रुपया तुम्हारे नाम जमा हुआ? निकासी वगैरह तो मालूम है, क्योंकि बाबा के वक्त इसकी काफी बातचीत सुन चुकी हूं। मामा काम संभाले हुए हैं, कुछ कहने सुनने की उन्होंने कोई जरूरत न समझी होगी। सीधे कहकर निरुपमा विचार में पड़ गई, जैसे ये एक बात ध्यान देने की हो। अंधेरा अच्छी तरह नहीं हुआ। दोनों गोमती के किनारे किनारे छतर मंजिल की सड़क की तरफ से लौटी। एक खाली तांगा आता हुआ देख पड़ा। निरुपमा ने हाथ उठाया, तांगा खड़ा हो गया। थक गई हूं, कमल से बोली, जल्द लौट चले। अभी तुम्हारा गाना सुनना है, फिर जल्द जल्द भिजवा देना है। जल्द जल्द भिजवा देना है, क्यों? बैठती हुई कमल ने पूछा, क्या यामिनी बाबू आने वाले हैं? बंगला में बोली, तांगे वाले के न समझने के निश्चय से। यामिनी बाबू से मैं घर में नहीं, सिकंदर बाग में मिलती हूं। कमल जोर से हंसी, उसके गुप्त दान का फल मिला है। पूछा, तो तुम खुश हो? मुझे खुश करने के लिए है, ये तो मानती हो। नहीं, संभल कर खेलना है। दादा मैच मेकर हैं। कमल संध्या के पश्चिमाकाश की तरह रंग गई। पूछा, कैसे? मुझे बाग तक साथ ले जाकर छोड़ देते हैं। फिर यामिनी बाबू प्रेम की कविता सुनाते हैं। क्या कहते हैं?
भाई ये सब मुझसे न बनेगा। एक प्रेम का नाटक पढ़ो ना। पढ़ तो 50 हो चुकी होगी, पार्ट भी कर चुकी हो। तुम्हें लगता कैसा है? जैसे वहां की तरह तरह की चिड़ियों की बोलियां सुनी, एक स्वर यामिनी बाबू का भी सुना। तो इन्हीं से विवाह का निश्चय है? संदेह तो कहीं भी नहीं देखती। अपने मन में? वहां भी नहीं। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 7, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।